हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 के पेपर 2 कंप्यूटर साइंस वीडियो सीरीज में मैराथन 5 करने वाले हैं। और अगर आपने फर्स्ट 4 मैराथन अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस के अदर यूनिट जैसे कि टीओसी, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस जैसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो उसकी भी सेपरेट वीडियो मैंने डाल रखी है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैराथन फिफ्थ करने वाले हैं और इसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि सारे ही यूनिट के मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेटा लाइंस आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट 8 इनपुट्स। तो फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक इजी सा फॉर्मूला होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें 8 इनपुट्स सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हमें कितनी डेटा लाइंस की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, अगर y नंबर की इनपुट्स है तो उस केस में जो हमारा डेटा लाइंस होगा वो होता है 2 raised to power x। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 8 है, तो हमारा x का वैल्यू कितना होगा 2 raised to power 3। तो x जो है वो हमारे डेटा लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो वी रिक्वायर्ड 3 नंबर ऑफ डेटा लाइंस टू सेलेक्ट 8 इनपुट्स, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स बाइनरी वर्ड्स टू अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इज। तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट का हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट बाइनरी वर्ड्स इनटू अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। बाइनरी को अदर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं। सो आवर ऑप्शंस आर encoder, option B is decoder, option C is multiplexer and last one is demultiplexer। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिकोडर। डिकोडर ही है जिसका हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट बाइनरी वर्ड्स इनटू अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। Third question is कि in a half adder circuit given figure, if the inputs A and B is 10 then X and Y will be। तो फ्रेंड्स, एक हमें ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि A की वैल्यू 1 है एंड B की वैल्यू 0 है। तो उस केस में हमारा X एंड Y पे क्या क्या आउटपुट होगा ये पूछा गया है। और ये सर्किट जो है वो हाफ एडर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से हम जब 1 एंड 0 देंगे तो उस केस में हमारा जो एक्स एंड वाई का इनपुट 1 एंड 0 पे इसका क्या आउटपुट होगा ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो गेट है ये हमारा एक्स एक्स और गेट है। और एक्स और गेट जो है वो डिफरेंट इनपुट्स पे वन आउटपुट जनरेट करता है। और ये फ्रेंड गेट जो गेट है ये एंड गेट है। और एंड गेट में क्या होता है कि जब हमारा दोनों ही इनपुट 1 होगा, इन दैट केस ओनली द आउटपुट विल बी 1। सो अगर मैं यहाँ पे 1 और 0 दूं तो डिफरेंट इनपुट्स इस एक्स और गेट को मिल रहा है, तो इन दैट केस एक्स विल बी 1। एंड 1 एंड 0 पे अगर एक भी इनपुट मेरा 0 है तो उसमें एंड गेट जो है वो मेरा हमेशा 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से एक्स एंड वाई की वैल्यू जो होगी वो एक्स की 1 होगी और वाई की वैल्यू 0 होगी। तो इनमें से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है वो है ऑप्शन डी। सो एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मल्टीप्लेक्सर। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मल्टीप्लेक्सर के लिए सही है ये हमसे पूछा गया है। सो द फर्स्ट वन इज कि हैज मोर इनपुट्स देन आउटपुट, सो दिस वन इज करेक्ट। एंड सेकेंड वन इज कि यूजेस सेलेक्ट लाइन्स, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड द थर्ड वन इज की यूज्ड इन पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। और ये भी फ्रेंड हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं कि पैरेलल को हम सीरियल में जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं, पैरेलल लाइंस को सीरियल लाइंस में, तो उस केस में भी हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाफ एडर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सर्किट था ये हाफ एडर ही है। तो इस हाफ एडर में बनाने में हमें कौन कौन सी गेट की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि द फर्स्ट वन, जब हमें सम कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि हाफ एडर में हम यूजुअली एडिशन परफॉर्म करते हैं और एडिशन जो है वो सबसे बेसिक और प्राइमरी ऑपरेशन होता है। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए जब हम सम
फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम एक्सऑर गेट का यूज करते हैं, और कैरी को कैलकुलेट करने के लिए हम एंड गेट का यूज करते हैं. सो एक्सऑर एंड एंड गेट इज द करेक्ट आंसर. So option C is the right answer. And other options you can see, the first one is XOR and NOR gate, option B is XOR and OR gate, the last option is XOR and NAND gate. So option C सही होगा. XOR gate जिसके लिए हम सम वाला जो हमारा फील्ड होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम XOR गेट का यूज करते हैं, और कैरी को कैलकुलेट करने के लिए हम एंड गेट का यूज करते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन है कि मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप टू. तो फ्लिप फ्लॉप में मेनली जेके फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो जेके फ्लिप फ्लॉप में ये मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाती है. तो इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज फ्लिप फ्लॉप में हम किस वजह से करते हैं? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज कि इंक्रीज इट्स क्लॉक रेट, ऑप्शन बी इज रिड्यूस द पावर डिसिपेशन, ऑप्शन सी इज टू एलिमिनेट द रेस अराउंड कंडीशन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज improve its reliability. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टू एलिमिनेट द रेस अराउंड कंडीशन. सो फ्रेंड्स, रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा. तो रेस अराउंड कंडीशन में जिस तरीके से आपने डेडलॉक पढ़ा होगा, तो डेडलॉक में भी हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं. उसी तरीके से रेस अराउंड कंडीशन में हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं. द फर्स्ट कंडीशन इज कि फ्लिप फ्लॉप जब हमारा लेवल लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होगा तभी रेस अराउंड कंडीशन ऑकर होगा. द सेकेंड वन इज कि जब हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप में ही रेस अराउंड कंडीशन ऑकर होती है, तो जब हमारा जे की वैल्यू भी वन होगी, जे की वैल्यू भी जब वन होगी और के की वैल्यू भी वन होगी, दैट मीन्स कि जब हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में रहेगा, उस केस में हमारा रेस अराउंड कंडीशन ऑकर होगा. एंड द थर्ड कंडीशन इज कि जब हमारा टी डब्ल्यू जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लेवल ट्रिगर्ड क्या होता है और एज ट्रिगर्ड क्या होता है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक क्लॉक पल्स है. तो इस क्लॉक पल्स में मैंने बताया था कि जो ये वाली स्टेट है, ये वाला स्टेट होता है हमारा लो लेवल, या फिर आपको उसको निगेटिव लेवल भी बोल सकते हो. और ये वाला जो स्टेट होता है ये होता है हमारा पॉजिटिव लेवल. तो इसे ही हम बोलते हैं लेवल ट्रिगर्ड लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. फ्लिप फ्लॉप को हम मेजरली ट्रिगर के बेसिस पे हम दो भागों में बांटते हैं. द फर्स्ट वन इज लेवल ट्रिगर एंड द सेकंड वन इज एज ट्रिगर. तो ये होता है हमारा लो लेवल या फिर निगेटिव लेवल भी आप इसको बोल सकते हो, और ये होता है हमारा पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड. और अगर एज ट्रिगर की बात करें तो जब वैल्यू लाइक नेगेटिव से, यानी कि ये जो स्टेट होता है ये जीरो होता है और ये स्टेट होती है वन. तो जब हमारा वैल्यू जीरो से वन की तरफ जा रहा होता है तो ये होता है हमारा पॉजिटिव एज, या फिर आप इसको हाई एज भी बोल सकते हो. तो पॉजिटिव एज इसे बोलते हैं. और जब वन से जीरो की तरफ आ रहा होता है, ये भी केस आपका जीरो का है, तो जब ये वन से जीरो की तरफ आ रहा होता है तो ये होता है निगेटिव एज ट्रिगर. तो ये होता है ट्रिगरिंग के बेसिस पे हम फ्लिप फ्लॉप को दो भागों में बांटते हैं. द फर्स्ट वन इज लेवल एज एंड द सेकंड वन इज सॉरी द लेवल ट्रिगर एंड द सेकंड वन इज एज ट्रिगर. तो इस केस में जब हमारा रेस अराउंड कंडीशन ऑकर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में ही ऑकर होता है. एंड द सेकंड वन इज जब जे और के की वैल्यू वन होगी, यानी कि टॉगल मोड में जब हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप होगा उस केस में होता है. और जो थर्ड स्टेट है उसमें एक हमारा होता है टी डब्ल्यू की जो वैल्यू है जब वो ग्रेटर होगी किससे, तो टी डी से. अब ये टी डी और टी डब्ल्यू क्या होता है, तो ये आप जो देख रहे हो, ये जो स्पेस है बीच का, इसे हम बोलते हैं टी डब्ल्यू. तो एक क्लॉक पल्स को कंप्लीट होने में टू टी डब्ल्यू लगते हैं. जैसे कि अगर आप ये जो है, ये जो पूरा एरिया है ये हमारा एक कंप्लीट क्लॉक पल्स है. तो इसमें आप देखोगे तो ये है हमारा टी इक्वल्स टू टू इंटू टी डब्ल्यू. तो टू इंटू टी डब्ल्यू. तो ये जो फ्रेंड्स है, ये इक्वेशन है, इसका मतलब कि ये जो एरिया है ये हमारा टी डब्ल्यू होगा, और ये वाला जो एक दूसरा एरिया है ये हमारा टी डब्ल्यू होगा. तो टू टी डब्ल्यू जब हम मिलाएंगे तो हमारा एक कंप्लीट क्लॉक पल्स बनता है. तो जब इस टी डब्ल्यू की वैल्यू टी डी से बड़ी होगी, और टी डी क्या है, तो टी डी का मतलब कि हमारा जो ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, इस जेके फ्लिप फ्लॉप में आपने जब इसका डिजाइनिंग देखी होगी तो उसमें
नैंड गेट और एंड गेट और नॉर गेट की हेल्प से हम नैंड एंड नॉर गेट की हेल्प से हम बनाते हैं, तो उसमें आपने जो नैंड गेट या फिर नॉर गेट को प्रोसेसिंग करने में जितनी टाइम लगती है, सो द टाइम टेकन बाय अ फ्लिप फ्लॉप टू प्रोसेस इट्स इनपुट इज नोन एज टीडी। सो टीडी दैट मीन्स कि फ्लिप फ्लॉप को इनपुट्स को प्रोसेस करने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम टीडी बोलते हैं। तो जब ये टी डब्ल्यू की वैल्यू, दैट मीन्स इस टी डब्ल्यू की वैल्यू जब टीडी से बड़ी होगी, उस केस में भी रेस अराउंड कंडीशन ऑकर होती है। तो ये फ्रेंड्स तीन कंडीशन है। द फर्स्ट वन इज कि वो लेवल ट्रिगर्ड ही होना चाहिए, द सेकेंड वन इज कि जे और के की वैल्यू 1 होनी चाहिए, एंड द थर्ड वन इज कि टी डब्ल्यू की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन टी डी। तो ये जब तीनों कंडीशन एक बार में ऑकर होंगी, देन इन दैट वी से कि ये रेस अराउंड कंडीशन में अभी जेके फ्लिप फ्लॉप हमारा चला गया है। तो ये आई एम होपिंग फ्रेंड कि ये चीज क्लियर हुई होगी। तो टू एलिमिनेट द रेस अराउंड कंडीशन वी यूज मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड एज अ लैच। तो इनमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप का यूज हम एज अ लैच की तरह भी करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज कि जेके फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन बी इज एस आर फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन सी इज डी फ्लिप फ्लॉप एंड द लास्ट वन इज टी फ्लिप फ्लॉप। सो हम इसका एस आर लैच का यूज हम एस आर फ्लिप फ्लॉप में ही करते हैं, और एस आर लैच से ही हम एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, क्योंकि लैच इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप एंड फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर 1 bit ऑफ डेटा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि द रेस अराउंड कंडीशन ऑकर्स व्हेन, और ये मैंने जस्ट अभी बताया कि रेस अराउंड कंडीशन जो है वो जब जे और के की वैल्यू 1 होगी, देन इन दैट केस वी से कि ये रेस अराउंड कंडीशन हो गई है। बट इस केस में तीनों ही कंडीशन सेम अगर एट द सेम टाइम अगर ऑकर होती है, तभी हम बोलेंगे कि रेस अराउंड। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो वी से कि दिस इज अंडर द रेस अराउंड कंडीशन, ऐसा नहीं है। ऑल थ्री कंडीशन विल बी इन द सेम स्टेट। जब तीनों की तीनों स्टेट जब सेम टाइम पे ऑकर होंगी, तभी हम कहेंगे कि ये रेस अराउंड कंडीशन है। सो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जे और के की वैल्यू जब 1 होगी, देन इन दैट केस रेस अराउंड कंडीशन विल ऑकर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है कि अ बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय क्रॉस कपलिंग ऑफ विच लॉजिक गेट्स। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप को बनाने में हमें कौन कौन से बेसिक लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ती है, ये पूछा गया है। सो ऑप्शन ए इज द एंड और गेट, ऑप्शन बी इज XOR and XNOR gate, option C is NOR and NAND gate, and the last option is AND or NOR gate। सो आप सभी को पता होगा कि हम NOR and NAND गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, तो इससे हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को भी डिजाइन कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टेंथ क्वेश्चन है कि इन अ सीपीयू द फंक्शनैलिटी ऑफ कंट्रोल यूनिट इज। सो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट की क्या फंक्शनैलिटी है, क्या वर्किंग है, ये पूछा गया है। सो द ऑप्शन ए इज टू डिकोड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी इज टू perform logic operation, option C is to store program instruction, and the last option is to transfer data to a प्राइमरी स्टोरेज। सो कंट्रोल यूनिट का बेसिकली फंक्शन यही है कि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑपरेशन सिंक में हो, सिंक्रोनाइज हो। और ऐसे भी आप कह सकते हो कि जो भी कमांड्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको डिकोड करना, वो सारी चीजें कंट्रोल यूनिट की वर्किंग के अंदर आती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, सो ये जो ऑपरेशन है टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन, ये एएलयू करता है। सो एएलयू की फंक्शनैलिटी है कि जो भी ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करना। एंड ऑप्शन सी इज टू स्टोर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसके लिए हम रजिस्टर्स का यूज करते हैं। एंड द ऑप्शन डी इज टू ट्रांसफर डेटा टू द प्राइमरी स्टोरेज, और इसके लिए हम लोग बस का यूज करते हैं। डेटा बस है, मेमोरी बस है, आपका कंट्रोल बस है, तो उस सब के लिए हम डेटा को जब ट्रांसफर करते हैं तो हम वहाँ पे डेटा बस यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए, जिसमें कि हम अपने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को, कमांड्स को, उसको जब हम डिकोड कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट के वो वर्किंग है, वो वहाँ पे कंट्रोल यूनिट यूज किया जाता है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन इज कि विच रजिस्टर ऑफ अ प्रोसेसर इज कनेक्टेड टू द मेमोरी बस। सो इनमें से कौन सा रजिस्टर है जो मेमोरी बस से कनेक्टेड रहता है। सो ऑप्शन ए इज प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन बी इज एम ए आर दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर,
ऑप्शन सी इज IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड ऑप्शन डी इज बोथ PC एंड MAR। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो मेमोरी बस से हमेशा कनेक्टेड रहता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है कि व्हाट डज ए माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ। तो माइक्रो कंट्रोलर में इनमें से कौन कौन सी चीजें होती है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर अपने आप में एक डिजिटल कंप्यूटर की तरह बिहेव करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर में इनमें से कौन कौन सी चीजें होती है, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन इज मेमोरी, ऑप्शन बी इज पेरिफेरल यूनिट, ऑप्शन सी इज माइक्रो प्रोसेसर एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में एक सेपरेट मेमोरी भी होती है, माइक्रो प्रोसेसर भी होता है और पेरिफेरल यूनिट्स भी होते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर में इन तीनों चीजों को पाया जाता है। दैट्स वाई ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर BFS ट्रावर्सल ऑफ अ ग्राफ इज। सो ग्राफ में जब हम BFS या फिर DFS ट्रावर्सल कर रहे होते हैं तो कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, फ्रेंड्स आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में जब ग्राफ का BFS ट्रावर्सल किया जाता है तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, सो ये पूछा गया है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टैक, ऑप्शन बी इज लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी इज हिप एंड द लास्ट ऑप्शन इज क्यू। सो जब BFS की बात की जा रही हो, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात की जा रही हो, तो उस केस में हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और अगर DFS पूछा गया रहता तो DFS के केस में हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप ध्यान में रखिएगा कि जब BFS पूछा गया है तो इन दैट केस क्यू विल बी द करेक्ट आंसर, और अगर DFS पूछा जाए तो उस केस में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। 14th क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इन बबल सॉर्ट। सो बबल सॉर्ट में हम टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना करते हैं, ये पूछा गया है। द फर्स्ट ऑप्शन इज बिग ऑफ n log n, ऑप्शन बी इज बिग ऑफ n स्क्वायर, ऑप्शन सी इज बिग ऑफ n एंड लास्ट ऑप्शन इज बिग ऑफ 2n। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिग ऑफ n स्क्वायर। 15th क्वेश्चन है कि व्हाट कंडीशन शुड बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम अ क्यू। सो जब हमारा एक क्यू है और उस क्यू में से जब हम एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं, क्यू में से जब हम एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं तो कौन सा कंडीशन हमें चेक करना चाहिए। तो इसमें जैसे कि आप यहाँ पे फ्रंट होता है हमारा और यहाँ पे हमारा रेयर होता है। फ्रंट दैट मीन्स वो एंड जहाँ से हम वैल्यू को डिलीट करते हैं, और रेयर वो एंड जहाँ पे हम वैल्यूज को एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। तो क्यू में जब हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर रहे होते हैं तो हम कौन सा कंडीशन चेक करते हैं, ये पूछा गया है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रंट वैल्यू, ऑप्शन बी इज रेयर वैल्यू, ऑप्शन सी इज अंडरफ्लो एंड द लास्ट ऑप्शन इज ओवरफ्लो। सो इस केस में जब भी हम एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं क्यू से, तो उस केस में हम अंडरफ्लो वैल्यू चेक करते हैं कि क्यू हमारा एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू हमारा एम्प्टी होगा तो एम्प्टी में से हम किसी एलिमेंट को तो डिलीट कर ही नहीं सकते। तो वो चीज हम चेक करते हैं बिफोर डिलीटिंग अ वैल्यू फ्रॉम अ क्यू, कि क्या हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर क्यू हमारा एम्प्टी है दैट मीन्स कि वो अंडरफ्लो स्टेट में है। तो वो चीज ही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू। सो आप सभी को पता होगा कि प्रायोरिटी क्यू में हम हर एक एलिमेंट को एक प्रायोरिटी असाइन करते हैं, एक प्रायोरिटी असाइन करते हैं और उसी बेसिस पे वो उसको एग्जीक्यूशन होता है, उसका उसको उतनी प्रायोरिटी गिवन दी जाती है। तो प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने में सबसे इफिशिएंट और मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच या फिर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, ये पूछा गया है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज ट्री, ऑप्शन बी इज ग्राफ, ऑप्शन सी इज एरे एंड द लास्ट ऑप्शन इज हिप। सो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज हिप डेटा स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स 17th क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आते हैं अब 17th क्वेश्चन पे। सो द क्वेश्चन इज कि रिकर्सिव एल्गोरिदम्स आर बेस्ड ऑन। सो रिकर्सिव एल्गोरिदम इनमें से कौन से अप्रोच पे आधारित होता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज डिवाइड एंड कॉन्कर, ऑप्शन बी इज टॉप डाउन अप्रोच, ऑप्शन सी इज बॉटम अप अप्रोच, ऑप्शन डी इज द हायरार्किकल अप्रोच। सो रिकर्सिव एल्गोरिदम हमेशा बॉटम अप अप्रोच पे आधारित होते हैं।
So bottom up approach is adapted by the recursive algorithm. So option C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा डीबीएमएस से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएमएल कमांड। तो इनमें से कौन सा कमांड डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि डीबीएमएस के अंदर मेजरली हम 4 लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज डीडीएल। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। द सेकंड वन इज डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। The third one is DCL, data control language, and the fourth one is TCL, transaction control language. So DML के अंदर जो हम कमांड्स यूज करते हैं वो है लाइक सेलेक्ट है, अपडेट है, डिलीट है, या फिर इंसर्ट है, मर्ज है। तो इस तरीके के जो कमांड्स होते हैं वो डीएमएल के अंदर आते हैं। सो इसमें अगर आप देखोगे तो डिलीट जो है, डिलीट इज अ डीएमएल कमांड। और अगर मैं क्रिएट और अल्टर की बात करूं तो ये हमारा डीडीएल के अंतर्गत आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं, टेबल पे कोई भी कॉलम है उसकी वैल्यू को चेंज करना। तो उस तरह की जो भी फंक्शनैलिटी है वो डीडीएल में हम करते हैं। और अगर हम जो रिकॉर्ड है हमारा, जो हमारा डेटा है, उस पे जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो डेटा के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, तो उस तरह के कमांड हम डीएमएल में लिखते हैं। जैसे कि सेलेक्ट है, अपडेट है, डिलीट है, इंसर्ट है। तो ये सभी चीज जो है वो डीएमएल के अंतर्गत आते हैं। और अगर आप डीसीएल की बात करो तो अगर किसी फाइल पे हम कोई प्रिविलेजेस असाइन कर रहे हैं या फिर उससे रिलीज कर रहे हैं, तो उस तरह के कमांड है जैसे कि ग्रांट है, रिवोक है, तो वो सब डीसीएल के अंतर्गत आते हैं। और टीसीएल की बात करें, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो उसमें हमारा कमिट है, रोलबैक है, सेव पॉइंट है। तो इस तरह के कमांड जो है वो टीसीएल के अंतर्गत आते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। 19th क्वेश्चन है कि इन अ रिलेशनल डेटाबेस एवरी टपल डिवाइडेड इनटू फील्ड्स आर नोन एज। सो रिलेशनल डेटाबेस दैट मीन्स कि जहाँ पे डेटा हम रिलेशन के फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं, तो उसमें टपल्स, टपल्स मीन्स कि रो, रो जो होता है उसको हम टपल के नाम से भी जानते हैं। और हमारा जो कॉलम होता है टेबल में उसको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो जब हम हर एक टपल को फील्ड्स के फॉर्म में डिवाइड करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज क्वेरीज, ऑप्शन बी इज डोमेन्स, ऑप्शन सी इज रिलेशन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो डोमेन है। जब हम टपल्स को, हर एक टपल्स को किसी रिलेशन की, जब हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं फील्ड्स के फॉर्म में, तो उसे हम डीबीएमएस के टर्म में डोमेन्स भी बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ओडीबीसी स्टैंड्स फॉर। तो ओडीबीसी क्या होता है। तो जब आप जावा बेस्ड एप्लीकेशन बनाए होगे तो जावा में जब हमारा जो एप्लीकेशन है, जब उसको डेटाबेस से इंटरेक्ट कराना होता है, कनेक्ट कराना होता है, तो उस केस में हम जेडीबीसी और ओडीबीसी जैसे जो भी इंटरफेसेस हैं उसका यूज करते हैं। तो ओडीबीसी जो है ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। सो ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ओरेकल ओरल डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी इज ओरेकल डेटा बेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन सी इज ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम। सो एक कॉलम में वैल्यूज के नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम इनमें से कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि टोटल, ऑप्शन बी इज काउंट, ऑप्शन सी इज सम, एंड द लास्ट ऑप्शन इज एवीजी, एवरेज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कि टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम वी यूज काउंट फंक्शन। ये सब फ्रेंड्स फंक्शन जो है एग्रीगेट फंक्शन, सब क्वेरीज जब हम लिखते हैं एसक्यूएल में तब हम इसको यूज करते हैं। तो उसी तरीके से सम है, एवरेज है। तो ये सब जो फंक्शन है इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है। तो जो काउंट फंक्शन है उसका फंक्शन और वर्किंग यही है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि इन ईयर मॉडल रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट। सो ईयर मॉडल में रेक्टेंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो डेटाबेस जो मॉडल है उसको हम 5 टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज हायरार्किकल, हायरार्किकल, और द सेकंड वन इज
The second one is network model. The third one is a relational model. The fourth one is object oriented, and the last one is ER model. सो टोटल डेटाबेस मॉडल को हम टोटल 5 टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं। और डेटाबेस मॉडल होता क्या है, तो डेटाबेस मॉडल रिप्रेजेंट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। सो डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को ही डेटाबेस मॉडल बोला गया है, और डेटाबेस मॉडल को टोटल 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज hierarchical model, the second one is network model, the third one is relational model, fourth one is object oriented, and the last one is ER model. सो डेटाबेस मॉडल बेसिकली होता क्या है, तो डेटाबेस मॉडल में यही बताया जाता है कि हाउ द डेटाज आर स्टोर्ड, डेटा को कैसे डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, ये चीज डेटाबेस मॉडल में बताई जाती है। दैट मीन्स कि द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इज नोन एज डेटाबेस मॉडल। और डेटाबेस मॉडल को टोटल 5 टाइप्स में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज हायरारिकल, द सेकेंड वन इज नेटवर्क। हायरारिकल में क्या होता है कि हर एक एंटिटी जो भी है, उस एंटिटी का एक ही पेरेंट हो सकता है, एक ही रूट नोड हो सकता है। और इस इन दोनों को टॉप टू जो भी मॉडल्स हैं, इनको हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डिनोट करते हैं। और नेटवर्क जो है, नेटवर्क मॉडल जिसमें कि एक एंटिटी के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं। और द थर्ड वन इज रिलेशनल, जिसमें कि हम डेटा को रिलेशन टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और द फिफ्थ वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जहाँ पे ऑब्जेक्ट इन क्लासेस के फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा होगा। और द फिफ्थ वन इज ईआर मॉडल। ईआर मॉडल जो है वो हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। तो इसी में हम डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं और एंटिटीज है, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को हम एंटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी सेट से। और इस एंटिटी की, जैसे कि पर्सन है, पर्सन इज माई एंटिटी। और पर्सन के अब कुछ नेम होगा, उसकी कुछ एज एज होगी, उसका फोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो इसको हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। और अब इस पर्सन का कुछ, अगर ये पर्सन स्टूडेंट है, तो इसका स्कूल से भी कुछ रिलेशन होगा। तो स्कूल से रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डायमंड शेप का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसी तरीके से रेक्टेंगल पूछा गया है। तो रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एंटिटी सेट का यूज किया जाता है। और एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओवल शेप का यूज करते हैं। और जो, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायमंड शेप का यूज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सब है फ्रेंड्स। आप इसके कैसे, इसका डायग्राम कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश ऑपरेशन डज नॉट प्रिजर्व नॉन मैच्ड टपल्स। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन भी डीबीएमएस के जॉइन से लिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जिसमें कि हम नॉन मैच टपल, जो अनकॉमन अनकॉमन जो टपल्स हैं, उनको प्रिजर्व नहीं किया जाता। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट आउटर जॉइन, ऑप्शन बी इज इनर जॉइन, ऑप्शन सी इज नेचुरल जॉइन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज राइट आउटर जॉइन। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको बताऊं, तो ये फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट टेबल है, और ये मेरा सेकंड टेबल है। तो टेबल ए एंड टेबल बी, सो इनके बीच में ये जो कॉमन है, इस कॉमन को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए इसको अगर आइडेंटिफाई करना है, तो इसको हम इनर जॉइन से हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हमें कॉमन, ये हमारे कॉमन टपल्स होंगे इन दोनों ही टेबल के बीच के, तो इसको जब हमें रिकॉग्नाइज करना होता है, तो इसके लिए हम इनर जॉइन का यूज करते हैं। और अगर हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन की बात करें, तो लेफ्ट आउटर जॉइन में हमारे पास जैसे कि एक ये मेरा टेबल है और एक मेरा ये टेबल है। तो ये मेरा लेफ्ट टेबल होगा, तो इसमें ये जो एरिया है, लाइक जो अनकॉमन स्टेट है, इस अनकॉमन स्टेट को लाइक फाइंड करने के लिए हम
लेफ्ट आउटर जॉइन का यूज करते हैं। उसी तरीके से राइट आउटर जॉइन में हम सिर्फ इस वाले एरिया को फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम राइट आउटर जॉइन फाइंड करते हैं। और इनर जॉइन में क्या होता है कि इनर जॉइन में दो टेबल हैं, तो उन दो टेबल में एक कॉमन कॉलम होगा, उसी बेसिस पे हम ज्वाइनिंग परफॉर्म करते हैं। तो उसमें जब हम लाइक हमारा जो आउटपुट टेबल बनेगा उसमें वो दो कॉमन टेबल की जगह सिंगल कॉलम ही होना चाहिए। तो ये होता है हमारा नेचुरल जॉइन। तो इस केस में हमारे को नॉन मैच टपल्स पूछा गया है, तो ये है हमारा नॉन मैच टपल। इन नॉन मैच टपल्स को प्रिजर्व नहीं करता है, तो वो है हमारा इनर जॉइन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेटवर्किंग कैसे है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ पीओपी। सो पीओपी प्रोटोकॉल जो है इसका भी यूज हम मेल में ही करते हैं। तो पीओपी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर क्या है ये पूछा गया है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 35, ऑप्शन बी इज 43, ऑप्शन सी इज 110 एंड लास्ट ऑप्शन इज 25। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 110। 110 का ही यूज हम पीओपी में करते हैं। और भी जैसे कि प्रोटोकॉल है, जैसे आई मैप है जिसका भी यूज हम मेल में ही करते हैं, तो उसके लिए हम 143 पोर्ट नंबर का यूज करते हैं। एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें हम 25 पोर्ट नंबर यूज करते हैं। तो जो भी मेन मेन सा प्रोटोकॉल है उसका आप पोर्ट नंबर जरूर याद कर लीजिएगा इन फुल फॉर्म। तो इससे भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं 1 से 2 नंबर के। तो ये थे फ्रेंड्स जिसमें कि हमारा पीओपी प्रोटोकॉल जो है वो 110 पोर्ट नंबर का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MIME स्टैंड्स फॉर। सो MIME का फुल फॉर्म क्या है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्स्ट्रा, ऑप्शन बी इज मल्टी इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन सी इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल ईमेल, ऑप्शन डी इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। MIME स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जिसका यूज हम लोग नॉन एस्काई जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको जब हमें सेंड करना होता है ईमेल के थ्रू, तब हम यूज करते हैं, जिसमें कि आपका ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेजेस हो गए, एप्स हो गए। तो इस तरीके से इस चीजों को भी हम मेल के थ्रू भेज सकते हैं रेसिपिएंट को। तो वो चीज हम MIME के ही हेल्प से अचीव कर पाते हैं। सो MEMI इज नोन फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस। सो मैक एड्रेस दैट मींस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और मैक एड्रेस का जो लेंथ है वो कितना होता है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज 8 बिट्स, ऑप्शन बी इज 16 बिट्स, ऑप्शन सी इज 32 बिट्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज 48 बिट्स। सो 48 इज द करेक्ट आंसर। जो मैक एड्रेस लेंथ है, मैक एड्रेस का जो लेंथ होता है वो 48 बिट्स का होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question is कि which of the following is the property of transaction that protects data from system failure। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन एसिड प्रॉपर्टी से लिया गया है। तो अगर हमारा सिस्टम में अ, अगर कोई भी फेलियर ऑकर हो रहा है, तो उस केस में इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी है जो डेटा को प्रोटेक्ट करती है, डेटा को बचाती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज एटॉमिसिटी, ऑप्शन बी इज आइसोलेशन, ऑप्शन सी इज ड्यूरेबिलिटी एंड द लास्ट ऑप्शन इज कंसिस्टेंसी। तो फ्रेंड्स आप एसिड प्रॉपर्टी तो जरूर ही DBMS का देख के जाइएगा। तो एसिड प्रॉपर्टी में टोटल 4 पिलर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज एटॉमिसिटी, जिसमें कि बताया जाता है कि ट्रांजेक्शन या तो 100% कंप्लीट होगा या फिर 0% होगा। द सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी, जिसमें कि डेटा जो है वो बिफोर द ट्रांजेक्शन और आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंट होना चाहिए। और द थर्ड वन इज आइसोलेशन, जिसमें कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन ऑकर साइमल्टेनियसली। तो वन ट्रांजेक्शन कैन नॉट अफेक्ट दी अदर ट्रांजेक्शन। तो ये होता है आइसोलेशन, कि दोनों ट्रांजेक्शन आइसोलेटेड होना चाहिए आपस में। और द लास्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी, कि एक बार डेटा अगर हमारा सेव हो गया, कमिट हो गया, मतलब डेटाबेस में डेटा हमारा सेव हो गया, तो सिस्टम में किसी भी तरह की फेलियर ऑकर होगी तो हमारा डेटा जो है वो सेफ है। तो ड्यूरेबिलिटी ही इस तरह के पिलर है जिसमें कि हम सिस्टम फेलियर से डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच डिवाइस इज यूज टू बूस्ट अप द वीक सिग्नल्स। और ये भी फ्रेंड क्वेश्चन नेटवर्किंग का ही है। तो जब नेटवर्किंग में हम किसी भी डिवाइस से
किसी दूसरे डिवाइस पे सोर्स से डेस्टिनेशन पे जब हम सिग्नल, दैट मीन्स कि डेटा अगर भेज रहे होते हैं, तो बीच में हमारा जो सिग्नल है वो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका जो बैंडविड्थ है वो कम हो जाता है, वो एटेन्यूएट हो जाता है। तो उसकी सिग्नल को बूस्ट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं, ये पूछा गया है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज राउटर, ऑप्शन बी इज गेटवे, ऑप्शन सी इज रिपीटर एंड द लास्ट ऑप्शन इज ब्रिज। सो जो रिपीटर है, रिपीटर एक तरीके से वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को टू 2x पावर, दैट मीन्स कि 2x पावर 3x पावर उसकी इफिशियंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। तो रिपीटर इज द करेक्ट आंसर। रिपीटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस जिसका यूज हम लोग सिग्नल्स को बूस्ट अप करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय कंबाइनिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ नॉन ओवरलैपिंग प्रॉब्लम, द एल्गोरिदम इज कॉल्ड। सो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम है जिसको हम मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को कंबाइन करके सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस तरह के एल्गोरिदम को हम क्या बोलते हैं? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी इज ग्रीडी अप्रोच, ऑप्शन सी इज बैक ट्रैकिंग एंड द लास्ट ऑप्शन इज डिवाइड एंड कॉन्कर। सो डिवाइड एंड कॉन्कर है जिसमें कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम को तो फर्दर प्रॉब्लम्स में, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद से उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है उसको फाइंड करते हैं, और उसके बाद से फिर जो सब प्रॉब्लम्स हैं उसको कंबाइन करते हैं उसके रिजल्ट को, और फिर रिजल्ट को कंबाइन करके और फिर हम जो हमारा जो बिगर प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसमें भी उसी तरीके से लिखा गया है कि कंबाइनिंग अन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जब भी कंबाइन किया जा रहा हो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को, तो उस तरीके से आपको समझ जाना है कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच ही है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी सॉल्व यूजिंग डीपी। सो इनमें से कौन सा प्रॉब्लम है जो डीपी की हेल्प से हम नहीं सॉल्व कर सकते? तो ये भी फ्रेंड क्वेश्चन एल्गोरिदम का ही है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का ही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि 01 नैपसैक, ऑप्शन बी इज मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, ऑप्शन सी इज एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम, द लास्ट ऑप्शन इज फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, जिसमें कि एक बैग होता है और हमारे पास कुछ प्राइजेस होते हैं और कुछ आइटम्स होते हैं। तो उस बेसिस पे हमारा फ्रैक्शनल नैपसैक, दैट मीन्स कि हमारे पास लाइक फ्लोटिंग वैल्यू भी होती है, तो उस फ्लोटिंग वैल्यू को हम एडजस्ट नहीं कर पाते डीपी के अकॉर्डिंग, जिसके लिए हम लोग ग्रीडी अप्रोच का यूज करते हैं। सो फ्रैक्शनल नैपसैक इज अ प्रॉब्लम दैट शुड नॉट बी सॉल्व्ड यूजिंग डीपी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question is कि in recursion the condition for which the function will stop calling itself is। so recursion में क्या होता है कि एक फंक्शन खुद ही को बार बार कॉल कर रहा होता है। तो उसमें रिकर्सन में जब भी आपने रिकर्सन बेसिस पे जब कोड लिखा होगा, फिबोनाकी, फैक्टोरियल, जो भी हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉब्लम को जब आपने रिकर्सिव अप्रोच से सॉल्व किया होगा, तो उसमें एक टर्मिनेटिंग कंडीशन आता है, जिस जिस जगह पे जाकर के आपका रिकर्सन कॉल जो है वो रुक जाता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज बेस केस, ऑप्शन बी इज बेस्ट केस, ऑप्शन सी इज वर्स्ट केस एंड द लास्ट ऑप्शन इज एवरेज केस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बेस केस। बेस कंडीशन भी आप उसको बोलते हो। तो बेस केस के पास जाकर के आपका जो प्रोग्राम है, प्रॉब्लम है, आपका जो रिकर्सिव या फिर जो भी आप फैक्टोरियल का या फिर फिबोनाकी या जिस जिस भी अप्रोच को आप सॉल्व कर रहे हो रिकर्सिव से, तो उसमें आप एक बेस कंडीशन देते हो जहां पे आकर के आपका प्रॉब्लम जो है वो दोबारा अब रिकर्सिवली कॉल नहीं करेगा और वो वहां पे आकर स्टॉप हो जाएगा। तो वो होता है हमारा बेस केस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्जन ऑफ एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट टू एलओसी काउंट इज डिपेंडेंट ऑन। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने दो मैकेनिज्म है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज फंक्शन पॉइंट एंड द सेकंड वन इज एलओसी, लाइन ऑफ कोड। सो इस दोनों ही मॉडल का, इस दोनों ही अप्रोच का हम यूज कब करते हैं कि सॉफ्टवेयर का जो साइज है, सॉफ्टवेयर का जो एस्टिमेशन जब हम कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर में कितना कॉस्ट लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो इस तरह के जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, तो वहां पे फंक्शन पॉइंट एंड एलओसी जो ये सब मैकेनिज्म है इसका यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट एस्टिमेशन कैलकुलेट करने में हम फंक्शन पॉइंट का यूज करते हैं, लाइन ऑफ कोड को चेक कर रहे होते हैं। तो
इसमें पूछा गया है कि जब हम फंक्शन पॉइंट को एलओसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है। So the option A is the time size, option B is project duration, option C is programming language and the last option is cost driver. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि फंक्शन पॉइंट क्या होता है, फंक्शन पॉइंट में जो भी हमें फंक्शन लिख रहे हैं हम उस फंक्शन की जो भी मेथड्स हैं उस फंक्शन या मेथड की बिहेवियर को चेक करना, कितना उसमें क्या फीचर वो हमारे को अचीव करने में मदद कर रहा है। तो ये होता है फंक्शन पॉइंट, कितने नंबर ऑफ फंक्शन आप लिख रहे हो टू इम्प्लीमेंट दैट फीचर इन आवर सॉफ्टवेयर, ये होता है फंक्शन पॉइंट। और सेकंड होता है एलओसी, जिसको आप कोकोमो मॉडल में भी आप उसको गैदर कर रहे होते हो। तो एलओसी दैट मीन्स कि कितना लाइन ऑफ कोड आप लिख रहे हो। तो लाइन ऑफ कोड दैट मीन्स ये लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, कि पाइथन में आप जब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हो तो वो एक लाइन में हो जाता है। आप जब सी प्लस प्लस में हेलो वर्ल्ड का लिख रहे होते हो तो उसमें आपको एक लाइन में नहीं हो पाएगा वो, उसके लिए आपको फिर मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर आप सी आउट स्टेटमेंट लिखते हो। उसी तरीके से जावा में आपको फिर मेन मेथड बनाना होता है, फिर आप वहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हो। तो इस तरीके से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि किस फंक्शनैलिटी को अचीव करने में कितना लाइन ऑफ कोड लगेगा। तो ये चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही डिपेंड करेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इफिशियंसी डज नॉट इंक्लूड। सो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की इफिशियंसी इनमें से कौन सी चीज को इंक्लूड नहीं करती है। सो द ऑप्शन इज, द फर्स्ट इज लाइसेंसिंग, ऑप्शन बी इज रिस्पॉन्सिवनेस, ऑप्शन सी इज प्रोसेसिंग टाइम एंड द लास्ट ऑप्शन इज मेमोरी यूटिलाइजेशन। सो ये जो बी सी डी ऑप्शन है ये तो होना ही चाहिए, ये तो मस्ट है कि प्रोडक्ट की इफिशियंसी, वो कितना रिस्पॉन्सिव है, वो उसकी प्रोसेसिंग टाइम, कोई भी इनपुट को कितना जल्दी प्रोसेस कर पा रहा है, और मेमोरी यूटिलाइजेशन इज द मेजर फैक्टर, कि मेमोरी को यूटिलाइज अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो लाइसेंसिंग इज ऑप्शन जो कि इसमें प्रोडक्ट की इफिशियंसी में इंक्लूड नहीं की जाती। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की साइज को मेजर करने में के लिए इनमें से कौन सी चीज की यूज नहीं की जाती। सो ऑप्शन ए इज साइज ऑफ मॉड्यूल, ऑप्शन बी इज फंक्शन पॉइंट, ऑप्शन सी इज के एल ओ सी, द लास्ट वन इज नॉन ऑफ दीज। सो जैसा कि मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर की साइज को, सॉफ्टवेयर के कॉस्ट को और टाइम कितना लग रहा है, इस सब को मेजर करने के लिए हम फंक्शन पॉइंट और के एल ओ सी दैट मीन्स किलो लाइन ऑफ कोड, तो इन सब चीजों का यूज करते हैं। बट साइज ऑफ मॉड्यूल जो है वो चीज हमारा इसका पिलर नहीं होता, इसको हम मेजर नहीं करते, इसका यूज हम नहीं करते टू मेजर द साइज ऑफ अ सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question is कि choose a model for a project which has a fixed time frame and has no cost barrier. So हम जब कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के मॉडल्स हो रहे होते हैं। जैसे हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है, एजाइल मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है। तो ये सारे मॉडल्स हैं। तो इस मॉडल में पूछा गया है कि एक फिक्स टाइम फ्रेम होता है बट कॉस्ट का कोई बैरियर नहीं होता। So the first option is incremental, option B is a spiral, option C is waterfall and the last one is rad. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटरफॉल मॉडल, जिसमें कि एक फिक्स टाइम फ्रेम होता है। और वाटरफॉल में ही हमारे पास जो भी स्टेप्स हैं, जैसे कि 6 और 7 स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप एक बार हम जब आगे बढ़ गए, हम सेकंड स्टेप पे आ गए, तो हम फिर फर्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। तो ये सब वाटरफॉल के कुछ डिमेरिट्स भी हैं। बट इसमें कॉस्ट का कोई बैरियर नहीं होता और एक टाइम फ्रेम के अंदर ही हमें अपना प्रोजेक्ट जो है, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ये यूज किया जाता है वाटरफॉल। तो इसको एक फिक्स टाइम फ्रेम में ही इसको हमें क्लाइंट को भी डिलीवर करना होता है। सो वाटरफॉल इज दी करेक्ट मॉडल फॉर दैट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ दिस डज नॉट अकाउंट फॉर अ सॉफ्टवेयर फेलियर। सो इनमें से कौन सा जो भी ऑप्शन है जो सॉफ्टवेयर की फेलियर में उसकी कुछ भूमिका नहीं होती। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग डिमांड, ऑप्शन बी इज इंक्रीजिंग सप्लाई, ऑप्शन सी इज लो एक्सपेक्टेशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज लेस रिलायबल एंड एक्सपेंसिव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कि इंक्रीजिंग सप्लाई डज नॉट अकाउंट फॉर अ सॉफ्टवेयर फेलियर। सो सप्लाई हम बढ़ा रहे हैं, इससे हमारा सॉफ्टवेयर का फेलियर का कुछ लेना देना नहीं है।
So option B is the correct answer. Next question is कि the industry or the organization who wants a product to be developed is known as. So इसको तो हम क्लाइंट ही बोलते हैं. क्लाइंट, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर हम हमारे को कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंडस्ट्री हमसे बोलती है कि हमें ये प्रोडक्ट, ये फिर सॉफ्टवेयर हमें बना के दो. तो वो इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर के टर्म में? तो उसको हम क्लाइंट ही बोलते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. और ये फ्रेंड क्वेश्चन टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का है कि ऑटोमेशन एक्सेप्टिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ एज. सो एक ऐसा हमें रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करना है जिसमें कि ए के कितने भी नंबर हो सकते हैं. तो ए एनी नंबर ऑफ एज, सो उसमें ए एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है. तो इस तरह के रेगुलर एक्सप्रेशन को हमें डिजाइन करना है. सो इससे हम ए स्टार बोलेंगे, प्लेन स्टार. सो ए स्टार में क्या होगा कि इवन एप्सिलॉन भी इंक्लूड रहेगा इसमें, और फिर हमारा ए रहेगा, डबल ए रहेगा, ट्रिपल ए रहेगा. तो इस तरीके से एनी नंबर ऑफ एज जो है वो हमारे ए स्टार में इंक्लूड हो जाएंगे. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ग्रामर दैट कैन बी ट्रांसलेटेड टू डीएफएस. सो इन कौन से ग्रामर, इनमें से कौन सा ग्रामर जो है उसको हम डीएफए में, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज लेफ्ट लीनियर ग्रामर, ऑप्शन बी इज राइट लीनियर ग्रामर, एंड ऑप्शन सी इज जेनेरिक ग्रामर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट लीनियर ग्रामर. राइट लीनियर ग्रामर को हम डीएफए में, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में ट्रांसलेट कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसमें सोच रहे होगे कि बी स्टार और ए बाई बी स्टार और ए स्टार बी स्टार सी स्टार क्यों नहीं हो सकता. बट क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ए स्टार का, ए का एनी नंबर ऑफ एज पूछा है, बी के बारे में हमारी या फिर सी के बारे में हमसे कुछ नहीं पूछा गया. दैट्स वाई ए स्टार ही हमारा सबसे ऑप्टिमल और बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें बी और सी अल्फाबेट के बारे में नहीं पूछा गया. दैट्स वाई हम इसे नहीं बोल सकते या फिर इसे नहीं बोल सकते, और ये तो होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें इस एक्सप्रेशन से यही पता चल रहा है कि ए फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ बीज है. तो इसमें ए जो है वो तो एक ही बार आएगा, तो इस वजह से ये तो नहीं होगा. तो इस तरीके से ए स्टार जो है वही सिर्फ एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन है दैट डिनोट्स एनी नंबर ऑफ एज. ये क्वेश्चन में हमारा राइट लीनियर ग्रामर है विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू डीएफएस. एंड ये फ्रेंड क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है कि टाइप 1 ग्रामर इज नोन एज. और ये फ्रेंड क्वेश्चन चॉम्स्की ग्रामर से है, चॉम्स्की हायरार्की से है. तो चॉम्स्की हायरार्की में जब आपने ड्रॉ किया होगा तो यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक है और एक हमारा ये है और एक हमारा ये है. तो ये जो हमारा सबसे अंदर वाला है ये हमारा होता है टाइप थ्री जिसमें कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा यूज कर रहे होते हैं, और उसके लिए हम रेगुलर लैंग्वेज का यूज करते हैं. द सेकेंड वन इज जिसमें कि हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा यूज होता है, जिसमें कि हम सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज करते हैं. और हमारा टाइप 1 होता है जिसमें कि हम लीनियर बाउंड ऑटोमेटा का यूज करते हैं, और लैंग्वेज जो है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो. और द लास्ट वन इज जिसमें टाइप 0 जिसपे हमारा ट्यूरिंग मशीन वर्क कर रहा होता है, और इसको रिकॉग्नाइज हम रेगुलर लैंग्वेज है या फिर रेगुलर इन्यूमरेबल लैंग्वेज है, उस केस में हम ट्यूरिंग मशीन का यूज करते हैं. सो टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 में हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है, जिसको हम लीनियरली बाउंड ऑटोमेटा की हेल्प से रिकॉग्नाइज करते हैं. सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट u इक्वल्स टू 1101 एंड v इक्वल्स टू 0001 एंड देन uv इज दिस वन एंड vu इज दिस. then using the given information what is the identity element for the string. तो ये फ्रेंड क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था. तो इस तरह से जब भी आप क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे होगे, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो उस केस में आपको जस्ट इप्सिलॉन ऑप्शन में देख के टिक करना है, क्योंकि हम एप्सिलॉन को जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं. सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर.
42th क्वेश्चन पे फ्रेंड बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर अगर आपको अ, कोई डाउट है तो आप उसको ज़रूर हमें कमेंट में शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आते हैं 42nd क्वेश्चन पे कि द फॉलोइंग CFG इज इन दिस ऑर्डर। ये फ्रेंड्स आपका एक ग्रामर दिया गया है, तो इस ग्रामर में पूछा गया है कि ये इनमें से कौन से रेगुलर लाइक नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेविस नॉर्मल फॉर्म GNF। ऑप्शन बी इज विक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बट नॉट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। Option C is a strong Chomsky normal form, and the last option is Chomsky normal form but not strong Chomsky normal form. So सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि Chomsky normal form और Gravish normal form का क्या रूल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे Chomsky normal form का लिख देता हूँ, CNF का। तो CNF में क्या होता है कि हमारा एक कैपिटल ए है। कैपिटल ए दैट मीन्स कि हमारा जो सेट ऑफ वेरिएबल्स होगा नॉन टर्मिनल सिंबल, और ये होता है हमारा स्मॉल ए। स्मॉल ए रिप्रेजेंट्स टर्मिनल सिंबल। तो स्मॉल ए अगर है, या फिर अगर हमारा कैपिटल ए जो है वो बी और सी, बी सी दैट मीन्स ये दोनों ही कैपिटल लेटर में है, दैट मीन्स कि इट इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल सिंबल को ये रिप्रेजेंट करेगा। सो अगर हमारा कोई भी ग्रामर अगर इस ऑर्डर में दिया हुआ है तो ये हमारा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंतर्गत आता है। और सेकेंड वन इज हमारा होता है GNF, ग्रेविच नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें एक ही रूल है हमारे पास कि अगर हमारा कैपिटल ए दैट मीन्स की वेरिएबल और नॉन टर्मिनल सिंबल अगर स्मॉल एक्स पी को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स कि स्मॉल एक्स है, दैट मीन्स की टर्मिनल सिंबल है, और कैपिटल बी है दैट मीन्स की वेरिएबल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग सिंबल है। तो इस केस में अगर इस तरह की अगर हमारे को डेफिनेशन दी गई है, इस तरह का ग्रामर दिया गया है, तो वो हमारा ग्रेविज नॉर्मल फॉर्म के अंतर्गत आता है। सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एस जो है, एस स्टार्टिंग सिंबल गोज टू ए, स्मॉल ए बी बी, एंड कैपिटल बी गोज टू बी एंड कैपिटल ए। तो इस तरह से अगर आप इस दोनों ग्रामर को देख रहे होगे तो ये चीज जो है हमारा ग्रेविज को सपोर्ट कर रहा है, ग्रेविज नॉर्मल फॉर्म को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये ग्रेविज नॉर्मल फॉर्म में यही होता है कि जो ए है हमारा वो हमारा टर्मिनेटिंग सिंबल है, और ये जो हमारा कैपिटल बी है ये हमारा वेरिएबल है, नॉन टर्मिनेटिंग सिंबल है। तो जब हमारा टर्मिनेटिंग सिंबल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनेटिंग सिंबल आए तो उसे हम ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग फीचर इज नॉट द जनरल डेफिनेशन ऑफ उप्स। सो इनमें से कौन सा जो उप्स का फीचर नहीं है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज मॉड्यूलैरिटी, ऑप्शन बी इज इफिशिएंट कोड, ऑप्शन सी इज कोड रीयूजेबिलिटी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज डुप्लीकेट और रिडंडेंट डेटा। सो मॉड्यूलैरिटी की मतलब कि हम कोड को, जो भी हमारा बड़ा सा कोड है उसको हम फर्दर स्मॉल स्मॉल यूनिट में मॉड्यूल बाय मॉड्यूल उसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। इफिशिएंट कोड दैट मीन्स कि कोड हमारा जो है वो एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। बेस्ट दैट मीन्स कि एकदम ऑप्टिमल होना चाहिए। तो ये चीज़ है। एंड कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब कि हमारा जो फंक्शन ऑलरेडी बना बनाया हुआ है उसको हम दोबारा से ना बनाएं, उसको ही हम यूज कर लें। तो ये सारी चीजें तो उप्स के फीचर में आती ही है, बट डेटा में इनकंसिस्टेंसी, डुप्लीकेट डेटा, ये चीज फीचर नहीं है उप्स का। तो डेटा रिडंडेंट या फिर डेटा डुप्लीकेट है, दैट मीन्स कि ये चीज ट्रू नहीं है, और ये किसी भी फील्ड में इसे पॉजिटिव नहीं बताया गया है। तो फीचर इज लाइक कि डुप्लीकेट एंड रिडंडेंट डेटा नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज ऑल्सो नोन एज रन टाइम बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। तो इनमें से कौन से फीचर को हम लेट बाइंडिंग या फिर रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज डायनेमिक लोडिंग, ऑप्शन बी इज स्टैटिक लोडिंग, ऑप्शन सी इज डायनेमिक बाइंडिंग, एंड द लास्ट ऑप्शन इज स्टैटिक बाइंडिंग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डायनेमिक बाइंडिंग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये फ्रेंड क्वेश्चन सी प्लस प्लस का ही है, और आप इसको पॉलीमॉर्फिज्म में भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ कैन दी कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन इज अचीव्ड इन द प्रोग्राम। सो
प्रोग्राम में इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? सो बाय यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर दैट मीन्स कि मॉडिफायर जो हम यूज करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वो सारी चीजें। The second option is by using concept of abstraction. Option C is by using only private members, and the last option is by using concept of inheritance. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर, बाय यूजिंग पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, these public like the access modifier we can use, and we can use to achieve encapsulation as well. So option A is the correct answer. Next question is from the multimedia topic. So DAS refers to any type of application or presentation that involves more than one type of media, such as text, graphics, etc. So ये फ्रेंड क्वेश्चन मल्टीमीडिया से लिया गया है, तो इस ये बेसिकली मल्टीमीडिया का डेफिनेशन ही है, जिसमें कि हम एक से ज़्यादा टाइप के जो भी मीडिया है, जैसे कि टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो फाइल है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, तो उस तरीके से जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं या फिर किसी तरह के एप्लीकेशन को रेफर कर रहे होते हैं, तो वो हमारा क्या चीज होता है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऑप्शन बी इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन सी इज मल्टीमीडिया, एंड द लास्ट ऑप्शन इज हाइपर टेक्स्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन दैट इन्वॉल्व्स मोर देन वन टाइप ऑफ मीडिया, सच एज टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, एक्सेट्रा। The next question is कि adding dash to an object on your slide not only controls the flow of information but also adds interest to your presentation. तो इनमें से इनमें से कौन सी चीज को जब हम अपने स्लाइड्स पे ऐड कर देते हैं तो वो हमारे इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करता है, एज वेल एज इंटरेस्ट को भी इन्हांस कर देता है, इनहेंस को इंटरेस्ट को भी ऐड कर देता है। तो जब हम अपने प्रेजेंटेशन में, पीपीटीज में, पावर पॉइंट में जब हम एनिमेशन को ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा स्लाइड है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव भी हो जाता है और वो ज़्यादा लाइक इंटरेस्ट और अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो एनिमेशन जो है जब हम उसको अपने प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट में ऐड कर देते हैं, so adding animation to the object on your slides that not only controls the flow of information but it also adds to the our presentation. So option C is the correct answer. Next question is कि in JPEG a grayscale picture is divided into blocks of. So JPEG जो है, JPEG में जब हम ग्रे स्केल पिक्चर को जब मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो उस ब्लॉक्स का साइज क्या होता है? तो 7x7, ऑप्शन बी इज 5x5, ऑप्शन सी इज 6x6, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 8x8। सो 8x8 इज द करेक्ट आंसर। 8x8 पिक्सल्स में ही हम ब्लॉक्स को डिवाइड कर रहे होते हैं जेपीजी में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच इज द करेक्ट एक्सएमएल डिक्लेरेशन। सो इनमें से कौन सा एक्सएमएल का करेक्ट डिक्लेरेशन है? सो अगर आप इसको आपने एक्सएमएल में कोडिंग की होगी तो एक्सएमएल में जो करेक्ट डिक्लेरेशन है, हम सबसे फर्स्ट लाइन ऐसा ही लिखते हैं कि एक्सएमएल की टाइप जो है वो डॉक्यूमेंट, उसको डिक्लेयर करना, फिर उसका क्या वर्जन है उसको डिक्लेयर करना, और फिर इनकोडिंग स्टेटमेंट, कैरेक्टर इनकोडिंग, यूटीएफ, वो चीज हम गिवन देते हैं। तो ये चीज हमारा करेक्ट डिक्लेरेशन है एक्सएमएल लैंग्वेज में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं कि अ डीटीडीटी इज अ सेट ऑफ डैश विच इज यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर अ एचटीएमएल फैमिली मेकअप लैंग्वेज। सो इसके ऑप्शन हैं मार्कअप डेफिनेशन, ऑप्शन बी इज मार्कअप डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी इज मेन डिक्लेरेशन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज मार्कअप डिक्लेरेशन। सो DTD stands for document type definition and it is a set of markup declaration जिससे कि हम डॉक्यूमेंट के टाइप को डिफाइन कर रहे होते हैं, उसका क्या वर्जन है उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, इनकोडिंग स्टेट सेट को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये चीजें हैं DTDT में, जहाँ पे हम मार्कअप डिक्लेरेशन को वो एक तरीके से सेट ऑफ मार्कअप डिक्लेरेशन ही होता है DTDT, DTD। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ 50 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। लाइक आपने एक्सएमएल के भी क्वेश्चन देखे, आपने वेब डेवलपमेंट से देखा क्वेश्चन, आपने डीबीएमएस का देखा, नेटवर्किंग का देखा, टीओसी का देखा, आपने डिजिटल लॉजिक का देखा। तो ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मिक्स थे और 50 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, आई एम होपिंग कि आपने
वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर भी किया है कॉन्सेप्ट वाइज भी। तो आई एम होपिंग कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और